Okay, so we will be starting NumPy. First of all, NumPy की full form क्या होती है? NumPy stand for Numerical Python. ओके, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि पाइथन में 4 डेटा टाइप्स हैं: लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल्स। बट हमारे पास कोई डेटा टाइप एरे करके नहीं है। एरे करके हमारे पास कोई भी डेटा टाइप नहीं है। जावा और सी में एरे करके पहले से ही डेटा टाइप होते हैं, बट पाइथन में नहीं है हमारे पास ये वाले डेटा टाइप। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हो वो इनपुट और आउटपुट हमेशा एरे में लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आई है numpy लाइब्रेरी। ओके, एक काम तो ये है कि एरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें numpy लाइब्रेरी चाहिए। दूसरा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बहुत फास्ट कर लेती है। बट मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए तो हमारे पास एक और लाइब्रेरी है ऑलरेडी, मैथ लाइब्रेरी करके, है ना। तो हम numpy का यूज़ क्यों करेंगे? जब भी आपको बिगर स्केल, जैसे आपके पास बहुत बड़े बड़े डेटा है, आपको तब काम करना है, तो मैथ लाइब्रेरी बहुत स्लो काम करती है। ठीक है, numpy क्यों फास्ट है? इसका रीज़न है numpy के फास्ट होने का, कि जो numpy है वो पार्शियली रिटर्न है पाइथन में। ओके, और इसके जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस है वो किस में रिटर्न है? सी और सी प्लस प्लस में। और हमें पता है सी सी प्लस प्लस पाइथन से बहुत फास्ट है, तो इस वजह से numpy फास्ट है एज कम्पेयर टू मैथ लाइब्रेरी। एंड दूसरा रीज़न है कि एरे के ऑपरेशंस करने के लिए, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है एरे के लिए, इसलिए। ठीक है, numpy को क्रिएट किया गया था 2005 में। बाय whom? ट्रेविस ओलिफेंट। ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, लाइक ये फ्री है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि numpy को इंस्टॉल एंड इंपोर्ट कैसे किया जाता है। हमने पिप पैकेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पाइथन में, तो पिप इंस्टॉल numpy। ओके, और आप यहाँ पर अगर अपना वर्जन स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो वो स्पेसिफिक वर्जन डाल सकते हैं। इस कोड को रन करने से आपका numpy का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। अब उसे इंपोर्ट कैसे करना है? इंपोर्ट हम करेंगे इंपोर्ट numpy एज np। अब हमने ये np क्यों लगाया है? इसका रीज़न है, सपोज मुझे numpy का एक मेथड है मीन यूज़ करना है। मुझे मीन मेथड को यूज़ करना है। अगर मैं इसे np नहीं करता तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता numpy डॉट मीन। ठीक है, बट अगर मैंने एज np कर दिया है तो मैं इसे लिख सकता हूँ np डॉट मीन। ठीक है, मेरे लिए शॉर्ट हो गया लिखना, तो इसीलिए किया गया हमने एज। एज का मतलब होता है एलियास, कि हम इसे ये कह रहे हैं। अगली चीज है numpy वर्सेस लिस्ट। numpy और लिस्ट में क्या फ़र्क है? पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा फास्टर है। ठीक है, हमने एक ऑपरेशन दिया है, सेम ऑपरेशन लिस्ट को काम करने के लिए दिया है, सेम ऑपरेशन numpy को काम करने के लिए दिया है। ओके, तो हम इसको टाइम चेक करते हैं कौन कितने टाइम में चेक उस ऑपरेशन को पूरा करता है। लिस्ट को इस ऑपरेशन करने में लगा 0.1 सेकेंड्स, और वहीं अगर numpy को काम करने में लगा 0.005 सेकेंड्स। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अब ये ह्यूज डिफरेंस क्यों है, इसको देखते हैं। इस इसके पीछे का एक मेन रीज़न है लोकेलिटी ऑफ
रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? ठीक है, सपोज यहाँ पे हम एक लिस्ट लेते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है, या हमारे पास एक नमपाई का एरे है। तो ये काम कैसे करेगा? सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे। ये मेरी लिस्ट 1 है। ऐसी मैंने दूसरी बनाई, ये मेरी लिस्ट 2 है, एंड सो ऑन। मैंने लिस्ट 3 और लिस्ट 4 बनाई। ओके, अब सपोज ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, तो उसमें लिस्ट 1 यहाँ स्टोर हो जाएगी कहीं पे। ठीक है, जिस आपने लिस्ट 1 को पहले बनाया था यहाँ स्टोर हो गई, उसके आपने कुछ और ऑपरेशन किए, वो यहाँ पे होगा स्टोर। फिर उसके बाद लिस्ट 2 यहाँ पे हो गई, उसके बाद लिस्ट 3 यहाँ हो गई। मतलब स्कैटर्ड रहेगी पूरी मेमोरी में, एक जगह पे, एक फिक्स लोकेशन पे नहीं रहेगी लिस्ट का। क्योंकि लिस्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर। ठीक है, तो पूरे मेमोरी में स्कैटर्ड रहेगी कंप्यूटर की मेमोरी में। ऑन द अदर हैंड, एरे कैसे काम करेंगे? सपोज अगर ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, एरे क्या करता है, एक बड़ा सा ब्लॉक लेगा, एक बड़ा सा ब्लॉक लेगा, यहाँ पे एरे 1 को स्टोर करेगा, यहाँ पे एरे 2 जब आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे एरे 3, यहाँ पे एरे 4, एरे 5। लिस्ट की तरह स्कैटर्ड नहीं होगा, एक ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड होंगे सारे एरेज आपके। तो फिर कल को अगर आप कोई एरे को एक्सेस कर रहे हो, तो हमें पता है कि जगह पे एक ही जगह पे इकट्ठे हैं सारे एरेज, तो हमें टाइम नहीं लगेगा सर्च करने में किसी भी एरे को। इस वजह से एरे लिस्ट से फास्टर होते हैं। तो यही रीजन है कि जो ये टाइम डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, और इसी को हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ओके, फिर अगली चीज है कि नमपाई और मैथ लाइब्रेरी, जैसे मैंने बताया, इसको भी देख लेते हैं। हमने एक ऑपरेशन दिया नमपाई को भी, एक ऑपरेशन दिया हमने मैथ लाइब्रेरी को, सेम लिस्ट वाले केस की तरह। मैथ लाइब्रेरी को टाइम लगा 0.2 सेकेंड्स, एंड नमपाई को लगा 0.0009 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि नमपाई फास्ट है। नमपाई फास्ट क्यों है? क्योंकि वो पार्शियली रिटर्न है सी और सी प्लस प्लस में, और हमें पता है सी और सी प्लस प्लस पाइथन से फास्ट होती है। ओके, और बिगर डेटा सेट्स के लिए हमेशा नमपाई कारगर रहती है। अब हमारा अगली टॉपिक है कि हम एरेज को क्रिएट कैसे करते हैं। एरेज को हम एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेंसर्स। एरे को एक और वर्ड से हम डिनोट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेंसर्स। ठीक है, बाद में जाके आप एक लाइब्रेरी पढ़ोगे डीप लर्निंग में, टेंसर फ्लो। तो वो टेंसर फ्लो नाम कहाँ से आया है? वो नाम यहीं से आया है, टेंसर्स से। ठीक है, यहीं से इंस्पायर्ड है वो नाम। ठीक है, अब एरे कितने भी टाइप के हो सकते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो मेनली 4 टाइप के पढ़ेंगे। 0D एरे, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। इतना काफी रहता है। ठीक है, इसमें जो डी है वो डिनोट करता है डायमेंशनल। 0 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। पहले हम देखेंगे 0 डायमेंशनल एरे। 0 डायमेंशनल एरे को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, स्केलर्स। स्केलर्स भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 0D एरे। 0D एरे कैसे क्रिएट करोगे? पहले हमने इंपोर्ट किया numpy, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं एक वेरिएबल लूंगा, और एरे को क्रिएट करने के लिए क्या फंक्शन है, हम लिखेंगे np डॉट एरे। उसके बाद एक डबल राउंड ब्रैकेट, और अगर हम सिंगल एरे पास कर रहे हैं,
जीरो डी एरे क्या है? जीरो डी एरे का मतलब क्या है? सिंगल एलिमेंट होगा, तो हम इसके अंदर सिंगल एलिमेंट पास करेंगे। 5 कर दिया, 10 कर दिया, कुछ भी कर दिया। उसके बाद आप एरे को प्रिंट करोगे 5। अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा, तो आ गया numpy डॉट nd एरे, मतलब टाइप हमारा क्या है? एरे है ये। ओके। तो जीरो डी एरे वो होता है जिसमें आपका एक सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या क्या कहा जाता है? स्केलर्स। अब हम अगले उस पे चलते हैं, वो है वन डी एरे। वन डी एरे क्या होता है? जब आप बहुत सारे जीरो डी एरेज को, सॉरी ये थोड़ा वो हो गया, कंबाइन कर दो। बहुत सारे जीरो डी एरे कंबाइन कर दो, तो आपका बनता है वन डी एरे, ठीक है। वन डी एरे आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो एक रो डिनोट करती है। ओके। ओके। सो वन डी एरे को क्रिएट करने का तरीका क्या है? हम एक वेरिएबल लेंगे ए आर आर एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हम लिस्ट की तरह पास करेंगे। ओके। एक रो हमेशा लिस्ट की तरह पास होती है, 1,2,3,4,5। तो ये आपका होगा वन डी एरे। इसको प्रिंट करके देखेंगे, तो अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो मैट्रिक्स के एक रो की तरह दिख रही है ना ये, ठीक है। तो यही वन डी एरे है हमारा, ठीक है। जब आप एक रो को पास करो, और देखो इसमें दिख रहा है साफ कि ये बहुत सारे जीरो डी एरेज का कॉम्बिनेशन है। वन एक जीरो डी एरे है इसमें, टू एक जीरो डी एरे, थ्री एक जीरो डी एरे, और जब इन बहुत सारे जीरो डी एरेज को कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास बन गया एक वन डी एरे। गॉट इट? अगला होगा हमारा टू डी एरे। ठीक है, टू डी एरे को हम दूसरा नाम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये कम फॉर्म होती है जब हम बहुत सारे वन डी एरेज को कंबाइन कर दें। वन डी एरेज को कंबाइन करके बनता है हमारा टू डी एरे। ओके। तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं, और मैट्रिक्स में क्या होता है? रो एंड कॉलम्स, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। ए आर आर एन पी डॉट एरे। अब हमें बहुत सारी रो बस पास करनी है, तो पहले हम जैसे पास कर ही देते 1,2,3,4,5, ठीक है। कॉमा डाल के अगली रो पास करेंगे 6,7,8,9, सॉरी 9,10, ठीक है। ये तो पास कर लिया, बट अब हम यहाँ पे इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये आपकी एक रो हो गई, ये आपकी एक रो हो गई, उसके बाद ये आपका एक एरे हो गया। ये पूरा एक एरे हो गया। इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है। इसमें ये काम कैसे कर रहा है, एक बार इसे इसकी मदद से देखते हैं। टू डी एरे काम कैसे कर रहा है? अगर टू डी एरे समझ नहीं आएगा तो थ्री डी एरे भी नहीं आएगा। तो हमने क्या करा है यहाँ पे? पहले हमने लिखा है np डॉट एरे, ठीक है। उसके बाद ये जो पहला ब्रैकेट है, जो राउंड ब्रैकेट है, वो आपका np डॉट एरे का ब्रैकेट है। उसके बाद ये अगला ब्रैकेट है, ये आपका फुल, जो आप मैट्रिक्स का ब्रैकेट बनाते हो वो है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला ब्रैकेट बन रहा है, ये आपकी पहली रो का ब्रैकेट है, जिसके आपने अंदर लिखा 1,2,3,4,5।
इस रो वाले ब्रैकेट को क्लोज किया, ये वाला ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाला है। उसके बाद कॉमा, कॉमा से आपकी रो चेंज हो जाती है। ये पहली रो है, उसके बाद दूसरी रो चेंज हो गई। उसके बाद आपने डाला 6 7 8 9 10। इस वाले ब्रैकेट, इस वाली रो का क्लोजिंग ब्रैकेट ये है। अब हम पूरी मैट्रिक्स को भी क्लोज करेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट को यूज करेंगे हम। ठीक है, ये जो ये वाला ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स का क्लोजिंग ब्रैकेट है। एंड जो ये वाला राउंड ब्रैकेट आएगा इसके बाद, ये np डॉट एरे फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। 3D एरे में और थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो ये 2D एरे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ऐसे हम 2D एरे को डिफाइन करते हैं। अब अगला है हमारा 3D एरे। 3D ऐसे एरे कैसे बनेगा? सपोज हम वापस ARR क्रिएट करेंगे, np डॉट एरे। और इस बार मैं थोड़ा सेपरेट सेपरेट करके बनाता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। पहले मैंने np डॉट एरे का ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, ये np डॉट एरे का ब्रैकेट है। गॉट इट। उसके बाद जो अगला ब्रैकेट हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ये पूरी फुल मैट्रिक्स का ब्रैकेट है। हम्म, उसके बाद हमें पहला एरे डिफाइन करना है, क्योंकि 3D एरे क्या है मैं यहाँ बताना भूल गया। 3D एरे क्या है? जब आप 2D एरेज को कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो, तो वो आपका बनता है 3D एरे। ठीक है, तो हमें यहाँ 2D एरे कंबाइन करने हैं। 2D एरे कंबाइन करने के लिए ये हमारा पहला 2D एरे है, तो मैं इसके अंदर पहली रो डालता हूँ 2D एरे में, 1 2 3 4 5, ऊपर वाले की तरह 6 7 9 10। ये हमारा पहला 2D एरे खत्म हुआ, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगला 2D एरे है हमारा, कॉमा, इस 2D एरे की अगली रो। ठीक है, अब इसे प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कैसे काम कर रहा है ये है ये। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे इसने काम कैसे किया है। np डॉट एरे, ये np डॉट एरे का राउंड ब्रैकेट है स्टार्टिंग। उसके बाद हमने ये वाला ब्रैकेट कंटेन करने के लिए बनाया है कि ये 2D एरेस को कंटेन करेगा अपने अंदर, जैसे सेम हमने 2D एरे के अंदर किया था ना, वैसी। अब अगला है, ये जो अगला ब्रैकेट होगा ये 2D एरे का ब्रैकेट है, ये 2D एरे का ब्रैकेट है। सेम वैसे ही करना है जैसे अब तक कर रहे थे। ये 2D एरे का ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने पहली रो डिफाइन करी, 1 2 6 7 पहले मैं पूरा लिख देता हूँ तब मैं समझा देता हूँ। ओके, तो ये तो np डॉट एरे का ब्रैकेट है। ठीक है, ये हमारी 3D मैट्रिक्स का सॉरी 3D एरे का ब्रैकेट है, ये जो पहला ब्रैकेट है जिसके अंदर हम 3D एरे को डालेंगे। ठीक है, ये हमारा 2D एरे के ब्रैकेट्स हैं दो, ये 2D एरे का है, ये दोनों 2D एरे के हैं। उसके बाद 2D एरे के अंदर हमने एक 1D एरे डाला है, ये 1D एरे, ये 1D एरे, ये 1D एरे, ये 1D
एरे है। ऐसे काम कर रहे हैं। 3D एरे को बंद करने के लिए 3D एरे, 2D एरे को बंद करने के लिए 2D एरे, 2D एरे को बंद करने के लिए 2D एरे। क्योंकि 3D एरे क्या है, कॉम्बिनेशन है 2D एरेस का। तो पहला 2D एरे हमारा ये है, दूसरा 2D एरे हमारा ये है। फिर हमें अंदर क्या पता है कि 2D एरे जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, 1D एरेस का। तो उसके अंदर 1D एरेज है। ऐसी काम करती है हायरार्की इनकी। 3D एरे के अंदर 2D एरे, 2D एरे में 1D एरे, 1D एरे में 0D एरे, सो ऑन। अगर आप 4D एरे आएगा, 5D एरे आएगा, ऐसी काम करेंगे ये भी। मेन है ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है बस। अगर ब्रैकेट गलत डिफाइन करोगे तो एरे भी गलत डिफाइन हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है एरेज को एक्सेस करने का। ठीक है, 0D एरे को तो आप क्या ही एक्सेस करोगे, जीरो इंडेक्स पे ही रहेगा हमेशा कुछ ना कुछ। ठीक है, सपोज अगर मैं कोई 0D एरे बना भी देता हूँ, np डॉट एरे, और उसके अंदर 5 रख देता हूँ, तो मैं ARR को सेम स्ट्रिंग की तरह एक्सेस करते हैं जैसे कर ही रहे थे अब तक हम। सब जब सिंगल एलिमेंट है तो हमेशा 0 एलिमेंट भी रहेगा वो। सॉरी, आई थिंक एरर हो गई। तो इसके लिए इसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। ठीक है, 0D एरेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट ही एक है। तो एक एलिमेंट को क्या एक्सेस करोगे आप, है ना। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे 1D एरे से। हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं 1D एरे अपना। एरे 1D एरे में आप सेम एक्सेस करोगे जैसे आप लिस्ट में एक्सेस करते हो। ARR, जो भी एलिमेंट चाहिए, जिस इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए। 0 एलिमेंट चाहिए तो 1 आ जाएगा, लास्ट एलिमेंट चाहिए 5 आ जाएगा, फोर्थ एलिमेंट चाहिए 5 आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट चाहिए 4 आ जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ से होती है चीज़ें 2D एरे से। वापस अपना 2D एरे कॉपी कर लेते हैं जो हमने बनाया है। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं। अब 2D एरे में आप क्या करोगे एक्सेस करने के लिए। पहले आप डालोगे, इसमें 2 पैरामीटर डालने पड़ेंगे जब भी आपके पास 2D एरे हो। पहला पैरामीटर होगा रो, दूसरा होगा कॉलम। कैसे काम कर रहा है, सपोज मेरे पास एक 2D एरे है, ये 5 6 7 8, ठीक है। ये मेरा 2D एरे है। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर डलते हैं। पहला डलता है रो, अगला डलता है कॉलम। तो रो में मैं क्या डालता हूँ, कॉलम में मैं क्या डालता हूँ, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, मैं जिस रो को सिलेक्ट करूंगा, सपोज मुझे चाहिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, मतलब मुझे 3 को प्रिंट करवाना है। फर्स्ट रो क्या होगी इंडेक्सिंग के हिसाब से, इंडेक्सिंग के हिसाब से फर्स्ट रो होगी हमारी 0। और थर्ड एलिमेंट क्या होगा, कौन सा कॉलम है ये, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ना। इंडेक्सिंग के हिसाब से कौन सा कॉलम होगा ये, सेकंड। इंडेक्सिंग में कम रहता है ना हमेशा, तो वही चीज़ है। तो हमें चाहिए 0, 2, 3 आ गया। सपोज मुझे अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट प्रिंट करना है। सेकंड रो क्या होगी 1, सेकंड रो कौन सी होगी 1, है ना, 7। सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप नेगेटिव में भी कर सकते हो। अब अगला है 3D एरे। 3D एरे भी हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। 3D एरे, तो इसमें एक पैरामीटर और बढ़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एरे अपना। तो अब हमारे पास 3 पैरामीटर हो गए।
2D एरे में तो हमारे पास क्या था, रो एंड कॉलम था बस, ठीक है। बट अब ये 3D एरे है। 3D एरे अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, ठीक है, ये हमारा अब 3D एरे है, ठीक है। 3D एरे में क्या हो जाता है, हमारे पास 3 पैरामीटर आते हैं। पहला आता है एरे, और बाकी दोनों सेम रहते हैं, रो, कॉलम। पहले उसमें आपको डालना पड़ता है आपको कौन सा एरे चाहिए, सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे मैंने बताया। कौन सा एरे चाहिए? एक एरे आपके पास ये वाला एरे है, एक एरे आपके पास ये वाला एरे है। किस एरे से चाहिए? तो ये हमारा, तो हमें किसी ने बोला कि हमें सेकंड एरे से फिफ्थ रो सेकंड कॉलम चाहिए। सेकंड एरे यानी ये वाला। सेकंड को हम इंडेक्सिंग में लिखेंगे 1। उसके बाद उसने कहा सेकंड एरे में सेकंड रो से, सेकंड रो वापस 1 से थर्ड कॉलम चाहिए। थर्ड कॉलम यानी इंडेक्सिंग के हिसाब से 2। तो पहले आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले पैरामीटर में कि आपको कौन सा एरे एक्सेस करना है। ये वाला करना है, ये वाला करना है, या और भी होंगे तो कौन सा करना है। जैसे पहला एरे हमारे पास ये है, और दूसरा एरे हमारे पास ये है। सपोज मुझे दूसरा वाला एक्सेस करना है, मैं डालूंगा 1। दूसरे के अंदर हम पहुंच चुके हैं, तो हमने ये वाला एक्सेस कर दिया है। अब इसके अंदर कौन सी रो का चाहिए और कौन सा कॉलम का एलिमेंट चाहिए। सपोज मुझे फर्स्ट रो का चाहिए, तो मैं 0 डालूंगा यहाँ पे फर्स्ट रो से, और मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, मैं यहाँ डालूंगा -1। तो ये 15 को एक्सेस करके दे देगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसे काम करेंगे एक्सेसिंग एरेज। अब अगली चीज़ है स्लाइसिंग एरेज। सेम इंडेक्सिंग वाला ही पैटर्न काम करेगा। पैटर्न वही होगा जो हम तक इसमें काम कर रहे थे इंडेक्सिंग के टाइम, ठीक है। ये जो हमारा हमेशा पहला वो होगा हमारा, अगर 3D एरे में काम कर रहे हैं, तो पहले में हमें सिलेक्ट करना है एरे, दूसरे में हमें सिलेक्ट करनी है रो, तीसरे में हमें सिलेक्ट कॉलम। बस अब यहाँ पे आप इंडेक्सिंग की जगह क्या पास करोगे, स्लाइसिंग, कि मेरे को इस एरे को यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइस करना है, रो को मुझे 1 से लेके यहाँ तक स्लाइस करना है, और कॉलम को मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइस करना है। बस ये चेंज हो जाएगा। अब तक यहाँ पे हम सिंपल इंडेक्स डाल रहे थे, अब हम स्लाइसिंग डालेंगे। बस इतना फ़र्क हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इसको प्रिंट कर देख लेते हैं एक बार। सपोज़ यही हमारा एरे है। सपोज़ मुझे सेकंड एरे को एक्सेस करना है, और उसके अंदर उसकी रो को स्लाइस करना है, और कॉलम को भी मेरे को स्लाइस करना है। बस हो गया। इसने क्या किया, पहले एरे 1 को एक्सेस किया, इसको निकाला। हमने रो को क्या किया, 0 से 3 तक स्लाइस कर दिया। 0 3 कैसे होगी, मतलब ये तो एक दो ही तो है, मतलब दोनों ही आ जाएंगी, दोनों लाइनें आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि 0 1 2, ये तो 0 1 तक ही है ना। फिर कॉलम को उसने स्लाइस किया 0 से 3 तक, यानी 0 1 2। तो मतलब ये 3 कॉलम आएंगे बस, मतलब 11 12 13 16 17 18, ऐसे काम कर रही है। सेम इसी फॉर्मेट में 2D एरे में भी काम करेगी, 3D एरे में भी काम करेगी स्लाइसिंग। एक और बार देख लेते हैं। सपोज मुझे इस बार पहला एरे एक्सेस करना है, उसके अंदर मुझे बस पहली रो को एक्सेस करना है, सेकंड रो को एक्सेस करना है, और उसको कॉलम को स्लाइस करना है। इस बार मुझे मुझे लास्ट कॉलम नहीं चाहिए बस। तो 0 से लेके -1, इसने फर्स्ट एरे को एक्सेस किया,
उसके बाद इसकी सेकेंड रो को एक्सेस किया 6 7 8 9 10 वाली को। उसके बाद -1 तक कॉलम रखे बस, यानी 6 7 8 9 10 को हटा दिया, स्लाइसिंग कर दी ना उसने 6 7 8 9 तक। वैसे ही आप स्लाइसिंग में एक और चीज़ है, जंप जोड़ सकते हो, जो था ही हमने पढ़ा ही हुआ है जंप। बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट रहता है, जंप डालना चाहो जंप डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ डाल दूँ 0,4 और जंप डाल दूँ 2 का, तो इसने 4 कॉलम पकड़ लिए, ये 11 12 13 14 वाले। बट इसने प्रिंट क्या किया, 11 को प्रिंट किया, 12 को नहीं किया, 13 को किया, 14 को नहीं किया, 16 को किया, 17 को नहीं किया, 18 को किया, 19 को नहीं किया। स्लाइसिंग ऐसे होगी। अब अगला है कि हम, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि मुझे अगर किसी एरे की डायमेंशन चेक करनी है कि कितने डायमेंशन का एरे है। अभी तो हमने पढ़ दिया जीरो एरे, जीरो डी एरे, 2D एरे, बट मुझे अगर डायमेंशन चेक करनी है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। वो होगा जैसे अभी अब मेरे पास एरे है ये वाला, ये क्या है, 3D एरे। तो मैं ARR डॉट एनडिम लिखूंगा। एनडिम का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशन, तो इसने दिखा दिया 3। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि क्या है, ये 3D एरे है, ठीक है। तो किसी भी एरे की डायमेंशन चेक करने के लिए एनडिम लिखिए, तो पता चल जाएगा कितनी डायमेंशन का वो एरे है। गॉट इट। फिर हमारे पास अगला टॉपिक है चेंज डेटा टाइप इन एरेज। अब इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पे एक एरे है, ठीक है, इसमें सारी फ्लोट वैल्यूज है, ठीक है, सारी फ्लोट वैल्यूज है मेरे पे। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक मेथड है एज टाइप करके। मैं पहले ARR को प्रिंट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है ये। तो मैं एक न्यू एरे क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा ARR डॉट एज टाइप। एज टाइप क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा। अब कौन से टाइप में चाहिए, आप इसके अंदर डालोगे इन्वर्टेड कॉमास। आप इसके अंदर str डालोगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा एरे। इंट डालोगे तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोट में तो ऑलरेडी है। बूल डालोगे बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल हमें इंट चाहिए, मैंने इंट करा है, उसका मैं न्यू एरे को प्रिंट कर देता हूँ। कन्वर्ट कर दिया इसने, 1.1 को 1 बना दिया, 1.2 को भी 1 बना दिया, 2.1 को 2 बना दिया, 2.2 को 2 बना दिया, 2.3 को 2 बना दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सेम अगर मैं यहाँ बूल लिखता तो बुलियन में कर दिया, बुलियन में इसने सबको ट्रू कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे एक जीरो और जोड़ देता हूँ, एक फॉल्स आ गया, क्योंकि बुलियन में क्या होता है, जीरो ही फॉल्स होता है, बाकी सारे वैल्यूज क्या होती है, ट्रू, है ना। सेम अगर मैं यहाँ str कर दूं तो ये सब अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट है, 1.1, और हमें इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं ना, तो इससे हमें पता चल गया कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है। ओके। सेम एक और चीज, अगर आपको किसी एरे का डेटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए क्या फंक्शन है, जो भी एरे का नाम है, सपोज हमारा यहाँ न्यू ARR है, डॉट एक फंक्शन है डी टाइप, ठीक है। इसने बता दिया U32, U32 रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, ठीक है, कि वो कन्वर्टेड स्ट्रिंग है। अब ARR डेटा टाइप चेक करूंगा तो फ्लोट, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट किया इसलिए वो U34 आ रहा है। बट अगर मैं एरे ही अपना ये रखूंगा तो वो नहीं आएगा वो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉपी और व्यू फंक्शन। numpy में दो फंक्शन है, कॉपी और व्यू। लगभग सेम काम है बट कुछ चेंजेस हैं। अब वो क्या है वो देखते हैं एक बार, ठीक है। ये कॉपी फंक्शन होगा हमारा, यहाँ पे व्यू फंक्शन होगा।
कॉपी में क्या करता है, कॉपी हमारा न्यू एरे क्रिएट करता है, बट जो व्यू करता है वो ओरिजिनल एरे के साथ काम करता है। मेन डिफरेंस तो यही है, जो कॉपी होगा वो न्यू एरे के साथ काम करेगा। अगर आप कॉपी में अगर कोई भी एरे के साथ चेंजेस करोगे, ओरिजिनल एरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ होगा, अगर कुछ भी आप चेंजेस करोगे व्यू के साथ, तो ओरिजिनल एरे पे इफेक्ट होगा वो उस चीज का। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं दोनों, देख लेते हैं एक बार। सपोज मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक एरे हो गया। अब इसी एरे पे मैं कॉपी को भी फंक्शन यूज करूंगा और व्यू का भी यूज करूंगा। ठीक है, ARR के अंदर मेरा ओरिजिनल एरे स्टोर है। मैं यहाँ पे एक न्यू एरे करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं ARR डॉट कॉपी का यूज करता हूँ। पहले कॉपी का यूज करते हैं। अब न्यू ARR को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला ARR है, ये न्यू ARR है। अब मैं न्यू ARR में चेंजेस करता हूँ कुछ। मैं लाइक इसका 0 एलिमेंट चेंज कर देता हूँ। किससे? 15 से चेंज करता हूँ, या जो भी है ये। ठीक है, इससे चेंज कर दिया। और अगर मैं न्यू ARR को प्रिंट करूँ, तो ये आ रहा है मेरा 15,2,3,4,5। तो न्यू ARR चेंज हो चुका है। बट मैं अगर ARR को देखूं, तो ARR अभी भी सेम है। ARR में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब ये सेम चीज करके देखते हैं हम व्यू के साथ। ओके, ARR को देखते हैं पहले। अब न्यू ARR में इस बार मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ARR डॉट व्यू। ओके, और न्यू ARR को प्रिंट करके देखते हैं। ARR में भी 1 2 3 4 5 है, न्यू ARR में भी 1 2 3 4 5 है। अब मैं न्यू ARR में चेंजेस करता हूँ, 15 डाल देता हूँ इसकी जगह, और न्यू ARR को प्रिंट करता हूँ। न्यू ARR चेंज हो गया। सेम अगर मैं ARR को देखूँ, तो ARR में भी चेंजेस हो गए, वही चीज। ठीक है, इसने नहीं किया था कोई भी चेंज, कॉपी ने। बट व्यू क्या करता है, ओरिजिनल एरे पे भी चेंज कर देता है। ठीक है, यही फर्क है दोनों में। अब अगली चीज है, हमें एरे का शेप जानना है। बट ये तो देखा होगा कि हमने एक एंडिम करके फंक्शन देखा था, वो डायमेंशन बताता है। बट वो बस डायमेंशन बताता है। बट अगर हमें शेप जानना है कि कितने एरे हैं उसके अंदर, एकदम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, कि वो ये भी बताए एरे कितने हैं उसमें। सपोज अगर 3D एरे हमारा, तो एरे कितने हैं, रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। ठीक है, एकदम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे हमें। उसके लिए हम एरे डॉट शेप का यूज करते हैं। बहुत कॉमन फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वाला फंक्शन। तो अभी मैं यहाँ से कोई एरे एक्सेस कर लेते हैं। सपोज ये रहा, एक 3D एरे को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इसका शेप चेक करते हैं। पहले एंडिम से देखते हैं एंडिम कैसे काम कर रहा है। एंडिम ने हमें बता दिया 3, तो 3D एरे है। और ARR डॉट शेप कैसे काम कर रहा है, इसने हमें क्या बताया, दो एरे हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हर एरे में दो कॉलम है, सॉरी दो कॉलम, दो रोज हैं, और हर उसमें 5 कॉलम है। एकदम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिली हमें। दो एरे, दो रो,
5 कॉलम। तो एरे डॉट शेप का काम ये है। एंडिम तो हमें बस ये बताता है कितने डायमेंशन का एरे है। एरे डॉट शेप हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है। अब है अगला एरे डॉट रीशेप। सपोज हमारे पास कोई एरे है, ये काम कैसे कर रहा है। एरे 5, 6, 7, ये हमारे पास एक एरे है। और जैसे पता चल रहा हो, ये हमारे पास क्या है, एक 1D एरे है ना। ये 1D एरे हमारे पास। अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं एक न्यू एरे बनाता हूँ, ऐसे एक वेरिएबल, उसमें ARR डॉट रीशेप मेथड का यूज़ करता हूँ। रीशेप के अंदर आप पैरामीटर पास करते हो सेम वैसी, एरे कॉमा रो कॉमा कॉलम। बट यहाँ मैं इसे 2D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2D में क्या चाहिए होते हैं, बस हमें रो और कॉलम, है ना। तो मैं इसे लिखता हूँ 4, 3। अब न्यू एरे को प्रिंट करूँ, मैं एरे की डायमेंशन देख लेता हूँ पहले। ये 1 डायमेंशनल एरे हमें पता चल रहा है। बट अगर मैं न्यू एरे की डायमेंशन देखूँ, तो इसने से 2 डायमेंशन कन्वर्ट कर दिया। तो वही काम है इसका, कि अगर हमें किसी एरे को किसी शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है, तो जो रीशेप के अंदर जो पैरामीटर जाएंगे ना, वो वही पैरामीटर होंगे। पहले उसमें आप डालोगे एरे, दूसरे उसमें डालोगे आप रो, तीसरे उसमें डालोगे कॉलम। बट यहाँ पे हमारे पास 2D एरे में ही कन्वर्ट करना है हमें। तो 2D एरे में क्या होता है, सिर्फ रो और कॉलम डालते हैं। तो हमने डाला 4, 3। ठीक है। बट यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि सपोज मेरे 1D एरे में, यहाँ पे जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया 1 से लेकर 12 तक थे, यानी 12 एलिमेंट थे मेरे उसमें। ओके। और मैंने एरे डॉट रीशेप किस में किया था उसे, 4 रोज 3 कॉलम। यही मतलब बन रहा है कि पहला हमारा क्या होता है, रो फिर कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन चीज है कि जो आप ये दोनों डालोगे, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 है, तो ये एरे सूटेड है। बट अगर मैं यहाँ डाल देता ऐसे कुछ, लाइक 4, 5 में मेरे को इसे रीशेप करना है, तो आ जाएगी एरर, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ 12 इंटू शेप 4 इंटू 5। क्यों नहीं हो रही पा रही रीशेप, क्योंकि मैं अगर 4, 5 डाल रहा हूँ, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 20। 20 तो हमारे पास एलिमेंट्स ही नहीं है, तो रीशेप कैसे करेगा उसे, है ना। तो वो रीशेप कर ही नहीं सकता उसे। तो जो भी डालो तो इतना देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है। 3D एरे में भी सेम है। अगर मैं इसे 3D एरे में कन्वर्ट करता, ठीक है, अगर मैं इसे 3D एरे में कन्वर्ट करता, मैं इसे ऐसे डालता 2, 3, 2। इन तीनों का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आना चाहिए। 2 3 6, 2 12। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर नहीं आ रहा, तो रीशेप नहीं होगा। तो ये रीशेप की कंडीशन है। ठीक है। जिसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसे 3 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ डालूंगा 2, 3, 2। ये आ गया। और अगर मैं इसका चेक करूँ अब, नंबर ऑफ डायमेंशन, तो 3 डायमेंशनल एरे बन गया। बट अगर मैं ऐसा कोई नंबर डाल दूँ यहाँ जिसमें वो कन्वर्ट ही ना कर पाए, तो आ जाएगी एरर, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज इनटू दिस। अब अगला टॉपिक है, एरेज में हमें लूप कैसे करना है। आई थिंक मैं एक चीज़ बताना भूल गया। सपोज मेरे पे कोई बिगर एरे है, 2, 3, इसको 2 ही करते हैं।
एक तो चीज़ हो गई कि हमने 1D से 2D या 3D में कन्वर्ट कर दिया। बट मैं अगर मेरे पे ये है कि 3D और 2D है मेरे पे और मेरे को सिर्फ 1D में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे हम? तब क्या करेंगे? तो मैं यहाँ वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 4,3 वाला। ठीक है, अभी मेरे न्यू एरे में क्या स्टोर्ड है? ये एक 2D एरे स्टोर्ड है। ठीक है, मुझे इसे 1D में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे 1D में कैसे कन्वर्ट करूंगा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग ऑफ एरेस, कि जब हम बड़े डायमेंशन से छोटे डायमेंशन पे आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं कोई एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ARR1 कर देता हूँ कन्वर्ट। ठीक है, और न्यू एरे को रिशेप करना है ना हमें, तो हम डालेंगे न्यू ARR डॉट रिशेप, और यहाँ मैं क्या डालूंगा? 1, -1। अब मैं ARR1 को चेक करूंगा, 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, यही है इसे कन्वर्ट करने का तरीका। ओके, सेम इसमें भी वही काम करेगा। 3D एरे को भी मेरे को अगर 1D एरे में कन्वर्ट करना है, सेम इसी चीज़ का यूज़ करूंगा। जैसे अभी मेरे न्यू एरे के अंदर क्या है, 3D एरे है। अब इसके अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 3D एरे को इसने क्या कर दिया, 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया। 1, -1 से आप किसी भी बड़े एरे को छोटे एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, 1D एरे में। ठीक है, अब अगली चीज़ है लूपिंग इनटू एरे। लूप करने के हमारे पास नंपाई में दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हो गया फॉर लूप, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है ही। दूसरा हमारे पास है एक आइटर मेथड है। तो पहले फॉर लूप से देख लेते हैं। फॉर लूप से आप कैसे करोगे? तो पहले मैं यहाँ से न्यू एरे को रन कर लेता हूँ ताकि न्यू एरे के अंदर ये स्टोर रहे। तो ये हमारा एरे जिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा 3D एरे है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? सपोज मेरे पे एक टास्क है कि मेरे को सारे एलिमेंट सिंगल सिंगल प्रिंट करने हैं इसके। मेरे को इस 3D एरे के सारे एलिमेंट्स को लूप करना है एक एक करके, और सिंगल सिंगल एलिमेंट प्रिंट करने हैं। कैसे करूंगा मैं? तो पहले लिखूंगा मैं फॉर आई इन न्यू ARR। इस लाइन से क्या होगा, ये इस न्यू ARR के अंदर घुस जाएगा। न्यू आर ठीक है, फिर अगला होगा फॉर जे इन आई, और प्रिंट जे। अभी देखते हैं काम कैसे कर रहा है ये। ठीक है, इसने क्या किया, पहले फॉर आई इन ARR के अंदर घुस गया, यानी उसने इसको एक्सेस कर लिया और अगली बार इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब आई के अंदर पहली बार में ये है। ठीक है, अब उसने हमने जे लूप, नेस्टेड लूप चलाया है। आई के अंदर ये करंटली स्टोर्ड है, हमने जे लगा दिया इसके ऊपर। तो जे ने क्या प्रिंट किया हमारे लिए, 1, 2 पहले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, सिंगल सिंगल। मैं एक और बार अगर इसी लूप को वापस चलाता, जे के ऊपर चलाता इस बार, फॉर के इन जे, और इस बार प्रिंट करता के को, तो अब मेरे पे सिंगल एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं। कि कैसे हुए? आई के अंदर ये स्टोर्ड था। ठीक है, जे के अंदर 1, 2 स्टोर था पहले उसमें, फिर हमने जे के ऊपर वापस लूप चलाया ना के का, तो के के अंदर 1 स्टोर था, तो 1 प्रिंट हो गया। के अंदर अगली बार 2 आया, फिर ऐसे 3, 4। बट ये थोड़ा देखने में ही लग रहा होगा थोड़ा हेक्टिक सा मेथड है, अगर मेरे को एक करके एलिमेंट प्रिंट ही करने हैं सारे। ठीक है, अगर मेरे को रो एक्सेस करनी है तब तो ठीक है, फॉर लूप का यूज़ करो। बट अगर मुझे सिंगल सिंगल एलिमेंट एक्सेस करने हैं,
तो हम पे numpy ने एक फंक्शन दिया है iter करके, nd iter। उस फंक्शन का नाम है nd iter। nd iter कैसे काम करेगा? कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना है फॉर आई इन, जिस भी एरे पे एक्सेस करना है, सॉरी, np डॉट nd iter, और जिस भी एरे को एक्सेस करना है। तो हमारा एक्सेस कौन सा करना था एरे? न्यू arr को। न्यू arr को पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं ताकि पता चले कैसे एक्सेस कर रहा है ये न्यू arr है, ठीक है। nd डॉट आइटर कर दिया जिस पे एक्सेस करना है, और प्रिंट कर दिया हमने आई को। ये काम वही करेगा जो हमने यहाँ पे ट्रिपल फॉर लूप लगाया ना, ये काम वैसे ही कर रहा है, बट स्टेटमेंट देखो कितनी छोटी हो गई है। ये काम वही करेगा। कर दिया इसने। एंटी डॉट आइटर क्या करता है? कंटिन्यूसली आइटरेट करता है, हमें बार बार फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये ईच, इनका काम क्या है एंडी आइटर का? ये ईच स्केलर प्रिंट करके देगा हमें, ठीक है। किसी भी एरे का हमें ईच एंड एवरी स्केलर, स्केलर हमने पढ़ा था जीरो डी एरे को कहते हैं, तो 1 हमारा जीरो डी एरे है, 2 हमारा जीरो डी एरे है, ऐसे। बट अगर आपको रोज वगैरह प्रिंट करानी है तो आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ जाना पड़ेगा, फॉर लूप के साथ, क्योंकि ये सिर्फ स्केलर्स को प्रिंट करवाएगा किसी भी एरे से, ठीक है। और सपोज अगर मेरे पे 5 10 डायमेंशनल एरे है तो मेरे को 10 बार लूप्स लगाना पड़ेगा ना। अगर मेरे को सिंगल सिंगल एलिमेंट प्रिंट करना है मेरे को 10 बार लूप लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए, उस टाइम को बचाने के लिए np डॉट nd आइटर का यूज करा जाता है। बट कंडीशन ये है कि ये सिर्फ सिंगल एलिमेंट को ही प्रिंट कर सकता है। अब अगला टॉपिक हुआ हमारा शॉर्टिंग। एरेज को शॉर्ट कैसे किया जाता है? सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एरे को आप एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में डालोगे। मैं पाइथन वाले उसमें डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी कि सॉर्टिंग का सीक्वेंस क्या होता है। पहले कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेटिकली में, और न्यूमेरिकल में तो जैसे चलता ही है। न्यूमेरिकल्स में तो सारे नंबर ही होते हैं, बट अल्फ़ाबेट में क्या होता है? पहले कैपिटल लेटर को शॉर्ट करता है, उसके बाद स्मॉल लेटर की तरफ जाता है। बट नंपाई में हम जनरली नंबर्स के साथ काम करते हैं, तो उसमें कुछ इतनी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, ठीक है। ये हम पे एक एरे हो गया, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमारा एरे है, मुझे इसे शॉर्ट करना है, ठीक है। np डॉट शॉर्ट, इसके अंदर मैं इसको मैं किसी के अंदर स्टोर भी कर सकता हूँ कि न्यू एरे करके किसी में स्टोर कर दिया मैंने। अब मैं अगर न्यू एरे को प्रिंट करूंगा, शॉर्ट हो गया, जीरो पहले आ गया, 1 2 2 3, असेंडिंग में इसने शॉर्ट कर दिया उसे। बट np डॉट शॉर्ट का एक अच्छा काम ये है, इसने arr पे कोई चेंजेस नहीं किए, ठीक है, क्योंकि हमने उसे नए वेरिएबल में डाले ना, तो arr में अभी हमारा सेफ है। हम्म, ठीक है। और वैसे ही सॉर्ट 2D एरे को सॉर्ट करेंगे तो वो सब पे वैसे ही काम करेगा वो। बट सपोज मुझे डिसेंडिंग में करना है। पाइथन में तो हमने पढ़ा था कि लिस्ट को, जैसे लिस्ट में हम शॉर्टिंग करते थे पाइथन में, तो उसमें एक फंक्शन था रिवर्स इक्वल टू ट्रू। बट यहाँ पे ऐसा कोई मेथड नहीं है अनम्पायर में कि जिससे रिवर्स इक्वल टू ट्रू तो डिसेंडिंग में शॉर्ट हो जाएगा। तो डिसेंडिंग के लिए करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास? अगर ये तो असेंडिंग में हो गया, np डॉट सॉर्ट तो डिसेंडिंग, उसमें असेंडिंग में काम करता ही है बाय डिफॉल्ट। डिसेंडिंग में कैसे काम करेगा? पहले लिखना है np डॉट सॉर्ट, ठीक है, जैसे लिखा ही है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ इंडेक्सिंग पास करनी है, दो आपको खाली सेमीकोलन पास करने हैं, एक -1। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में पास। डायरेक्ट भी नहीं है इसको करने का कोई, जैसे लिस्ट में था रिवर्स इक्वल टू ट्रू करके, वैसा कुछ नहीं है इसमें। तो हम एक अल्टरनेटिव अप्रोच करते हैं यूज, जो कि ये है। आपको ये पास करना पड़ेगा np डॉट सॉर्ट के बाद।
ठीक है? इंडेक्सिंग वाला ब्रैकेट, उसमें आप एरे उसमें इसको 2 को ब्लैंक रखोगे और लास्ट वाले को -1, ठीक है? तो डिसेंडिंग में करने का यही तरीका है। अब अगला हमारे पास हुआ है एरे सर्च। एरे सर्च कैसे काम करता है कि आप ऐसे देख सकते हो, एरे सर्च के लिए हमारे पास मेथड का नाम क्या है? एरे सर्च के लिए हमारे पास मेथड का नाम है वेयर मेथड, ठीक है? तो ये काम कैसे करता है कि हम किसी भी एरे में सर्च कर सकते हैं एक सर्टेन वैल्यू के लिए, जो हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू है या सर्टेन कंडीशन है, कुछ भी है हमारे पास। सपोज मेरे पास ARR को ही प्रिंट कर लेता हूँ मैं, ये एरे हम पे, ठीक है? मुझे एक्स के अंदर स्टोर करना है np डॉट वेयर ARR इक्वल टू 12। इसने क्या दिया मुझे? इसने मुझे इंडेक्स दे दिए जहाँ पे ARR इक्वल टू 12 है, ठीक है? ये 10th इंडेक्स पे है, ठीक है? तो इसने मेरे को ये बता दिया कि ये 10th इंडेक्स पे है, ओके? तो ये मेरे को इंडेक्स रिटर्न करता है। एरे डॉट सर्च या एरे सर्च हमारा क्या रिटर्न करता है हमें? इंडेक्सिंग रिटर्न करता है। सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, और बढ़िया एग्जांपल, np डॉट एरे और मेरे पे 1 से लेके 10 तक नंबर है। अब मुझे उनकी इंडेक्स चाहिए जहाँ पे भी नंबर क्या है, इवन। मैं लिखूंगा np डॉट वेयर जहाँ पे भी ARR क्या है, मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। इवन की कंडीशन होती है, बस इंडेक्सिंग मिल गई मुझे। ये 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे क्या है हमारा, 2, करेक्ट है। थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स कौन सी है हमारी, 4। 5 इंडेक्स कौन सी है हमारी, 6। 7 इंडेक्स कौन सी है हमारी, 8। और 9 इंडेक्स कौन सी है हमारी, 10, ठीक है? तो इसमें हमें ये इंडेक्सेस रिटर्न करता है हमें। np डॉट पेयर क्या यूज रिटर्न करता है हमें, इंडेक्सेस रिटर्न करता है। अब एक और फंक्शन है, एक सर्च सॉर्टेड। ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है, इसे देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये कैसे काम करता है। सपोज मैंने एक एरे को डिफाइन किया यहाँ पे 0,1,2,3,4, मैंने 5 छोड़ दिया, 6, 7, 8, 9, ठीक है? मैंने ऐसे लिखा है इसे, अब मैंने इसे यार प्रिंट कर दिया। अब मैं सर्च सॉर्टेड का यूज़ करूँगा, np डॉट सर्च सॉर्टेड। इसके अंदर 2 पैरामीटर डलेंगे, पहले तो एरे का नाम, अगला मुझे क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। सपोज मैंने इसके अंदर 5 नहीं डाली ना, तो मैं 5 डालता हूँ। तो देखना ये काम कैसे कर रहा है। इसने मुझे 5 दिया, ये भी इंडेक्स रिटर्न करता है। अब इसने ये इंडेक्स क्या रिटर्न किया है, 5 इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 4 और 6 के बीच में है ना 5, तो ये बोल रहा है कि हमें जो ये 5 वैल्यू है वो यहाँ पे डालनी है 4 के बाद। तो ये हमें बता देगा कि जैसे अगर हम किसी भी एरे को हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें बता देगा कि उसकी लोकेशन कहाँ पे डालनी है, हमें कौन सी इंडेक्स पे वो नंबर डलना चाहिए। सेम अगर मैं यहाँ डाल दूँ 11, ठीक है? तो इसने बता दिया 9 नंबर पे डालो उसे, 9 इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 यानी 9 के बाद डालना है हमें इसे, क्योंकि 11 9 से बड़ा है ना। ये सर्च करता है उसे, उसका उसके हिसाब से इसे शॉर्ट करता है, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एरे फिल्टर, कि हम किसी एरे को फिल्टर कर रहे हैं एक सर्टेन कंडीशन पे, कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये हमें एरे के एलिमेंट्स मिल जाएं, नहीं है तो ये वाले एलिमेंट्स मिल जाएं, ठीक है?
अब ये कैसे काम करेगा? तो फ़िल्टर एरे करने के लिए हमें यहाँ पे एक बूलियन लिस्ट पास करनी पड़ती है, अगर हमें फ़िल्टर करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? पहले हम पे सपोज़ एक एरे है, ये काम कैसे कर रहा है मेनली ये देखना है। सपोज़ मेरे पे है 41, 42, 43, 44, ये मेरा एरे है। उसके बाद मुझे एक लिस्ट पास करनी होती है। सपोज़ मैं डाल रहा हूँ ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ओके? ये मेरी लिस्ट है, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब ये काम कैसे करेगा? सपोज़ मैं एक न्यू एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि एग्जिस्टिंग एरे में कोई दिक्कत ना आए। और मैं यहाँ पे लिखूँगा ARR, इंडेक्सिंग में डाल दूँगा X। अब हम देखेंगे न्यू ARR क्या आ रहा है। हुँ, तो इसने काम कैसे किया है? तो ये देख रहा है जहाँ-जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, यहाँ ट्रू हो रही है, यहाँ ट्रू हो रही है, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हो रही है? 41 ट्रू, 43 ट्रू, तो ये उन वैल्यूज़ को दे देगा हमें। इसको और अच्छे एग्ज़ाम्पल से समझें अगर, तो ऐसे देख सकते हैं। इसमें तो क्या किया हमने, पहले से वैल्यू बता दी कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, बट जनरली ऐसे नहीं होता, ठीक है? जनरली ऐसे नहीं होता। ये तो हमने हार्ड कोड पहले से लिख दिया उसे कि, है ना? अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि असली में कैसे काम करेगा ये। सपोज मेरे पे एक एरे है, वही वाला एरे लेते हैं, 1,2,3,5,6,7,8,9,10। अब मैं एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ, एक्स करके वही एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं एक। अभी एम्प्टी लिस्ट है, अब इसके अंदर डालेंगे कैसे हम वैल्यूज को? पहले मैं लूप करूंगा एलिमेंट्स के ऊपर ARR के अंदर। हम्म, सिंगल एलिमेंट्स हैं, तो सिंगल एलिमेंट्स हैं तो लूप करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आई के अंदर एलिमेंट स्टोर है एक एक करके। आई के अंदर पहले 1 स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा, एंड सो ऑन। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मेरे को एक लिस्ट बनानी है फिल्टर करके सिर्फ इवन नंबर्स की, ठीक है? आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो क्या करे वो, जो हमारे पास एक्स है उसके अंदर अपेंड कर दे। लिस्ट में हमने फंक्शन पढ़ा था ना अपेंड, ये एक्स जो है वो लिस्ट है, ये एरे नहीं है, ये लिस्ट है। एक्स डॉट अपेंड क्या कर दे उसके अंदर वो, ट्रू। और अगर वो ऐसा नहीं होता तो क्या कर दे उसके अंदर वो, अपेंड फॉल्स। ये याद रखना कि जो ये फ़िल्टरिंग करने का तरीका है, ये लिस्ट के साथ ही काम करेगा। हमें एक बूलियन लिस्ट चाहिए ही चाहिए इसके लिए, बिना बूलियन लिस्ट के काम नहीं करेगा। अब वो बूलियन लिस्ट हम ऐसे क्रिएट करते हैं कंडीशंस के ऊपर, ठीक है? अब देखना ये काम कैसे कर रहा है। हमने ये चलाया, अब मैं एक्स को प्रिंट करूँ, एक्स के अंदर क्या आ गया? जब एक्स के अंदर एरे में 1 गया था, तो 1 फॉल्स कंडीशन में गया तो फॉल्स स्टोर हो गया एक्स के अंदर, 2 गया था तो ट्रू हो गया, 3 गया था तो फॉल्स हो गया, एंड सो ऑन। अब हम इसे फ़िल्टर करेंगे। हम एक न्यू एरे ले लेते हैं। अब फ़िल्टर करने का तरीका सेम है। हमें एक एक्स करके बूलियन लिस्ट मिल गई, एरे हम पे ऑलरेडी है, तो ARR, ये हम पे बूलियन लिस्ट है और ARR हम पे ऑलरेडी है, ठीक है? अब ARR और बूलियन लिस्ट को इसके अंदर पास कर देंगे। तो जो हमारा न्यू एरे होगा वो होगा 2468 ओनली, ठीक है? तो फ़िल्टर करने का मतलब ये है, जहाँ-जहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू होगी, वो उन एलिमेंट्स को रख देगा, जहाँ-जहाँ फ़ॉल्स होगी उन एलिमेंट्स को हटा देगा, ठीक है?
इसको एक बार अगर इससे देख लें हम करके, तो ये कैसे काम कर रहा है। सपोज मेरा एक एरे है, ये है मेरा एरे है ना, 1 2 3। मैंने जो वहाँ पे पीछे इफ एल्स वाली कंडीशन चलाई, उससे क्या किया, इसने एक लिस्ट क्रिएट कर दी कि जहाँ पे भी 1 हो रहा है, सॉरी, जहाँ पे भी एक ऑड नंबर आ रहा है वहाँ पे वो फॉल्स स्टोर कर दे, जहाँ पे भी एक इवन नंबर आ रहा है वहाँ वो ट्रू इंसर्ट कर दे उस लिस्ट में। और यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ ट्रू होगा, होगा, यहाँ ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू। ठीक है, ये ऊपर वाला एरे है, ये लिस्ट नहीं है ऊपर वाला, ये बस अभी दिखाने के लिए किया है इसे। तो ये एरे है और ये लिस्ट है। कैसी लिस्ट है? बुलियन, बुलियन लिस्ट है ये। ठीक है, अब फ़िल्टरिंग काम कैसे करती है, हमने क्या किया, ARR लिया और उसके अंदर ब्रैकेट में पास कर दिया हमने x। तो ये एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। न्यू एरे कैसे रिटर्न करेगा, जहाँ पे भी एलिमेंट और लिस्ट ट्रू पे इंडिकेट कर रही है, उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा वो। 2 के साथ ट्रू कॉरेस्पॉन्ड हो रहा है तो 2 को कर दिया उसने, 4 के साथ ट्रू हो रहा है तो 4 को कर दिया, 6 के साथ हो रहा है तो 6 को कर दिया, ऐसे 8 के साथ हो रहा है, ऐसे 10 के साथ हो रहा है। तो ऐसे करके हमारी फ़िल्टरिंग काम कर रही है इसमें। ठीक है, अगला है हमारे पास रैंडम नंबर्स। तो जो numpy के अंदर ऑलरेडी एक मॉड्यूल है रैंडम करके, तो उससे हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए करना है हमें, फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए कर दिया, अब इंपोर्ट हो चुका है हमारा। सपोज मुझे एक रैंडम इंटीजर प्रिंट करना है 0 से 100 के बीच में, तो मैं इसमें लिखूंगा रैंडम डॉट रैंड इंट, 0 से 100 के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर चाहिए। और मैं अगर x को प्रिंट करूंगा 50 हो गया, अगली बार रन करूंगा 65 हो गया, सेम अगली बार रन करूंगा, हर बार चेंज होता रहेगा, हर बार रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है वो। बट अगर मैं, अब मेरे को हर बार जरूरत तो नहीं है मेरे को एक ही नंबर चाहिए हो, क्या पता मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए हो, तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ नहीं करना, बस एक्स्ट्रा पैरामीटर डल जाएंगे, रैंडम डॉट रैंड इंट। ठीक है, पहला पैरामीटर आपको वही डलेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक के लिए चाहिए रेंज आपको, 0, 100, 0 से लेके मुझे 100 तक चाहिए। यहाँ पे भी अगर मैं 0 नहीं डालता तो वो यही मानता है कि 0, 100 तक है, अगर मैं सीधा 100 भी डालूँ तो वो यही मानता है 0 से 100 तक है। बट यहाँ पे मैं वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक मुझे 0 से 100 तक चाहिए रैंडम, जो भी आप जनरेट करने वाले हो। उसके बाद अगला एक पैरामीटर होता है साइज, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किस साइज में इम्पोर्ट चाहिए वो एरे। एरे का हमने साइज पढ़ा है ऑलरेडी, कैसे देता है एरे साइज, पहले नंबर पे वो देता है एरे हमें, दूसरे पे हमें देता है रो, तीसरे पे देता है हमें कॉलम। अब इसे रन करके अगर मैं एक्स प्रिंट करूं तो ये एक 3D एरे जनरेट कर देगा रैंडम नंबर्स का, 3D एरे। ठीक है, ऐसे ही काम करेगा। मेरे को 2D एरे जनरेट करना था तो मैं यहाँ दो वैल्यूज पास करूंगा, इसने 2D एरे जनरेट कर दिया हमारे लिए। सो ये ऐसे काम करता है, आपको यहाँ पे शेप पास करना है, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, जिसको भी आपको प्रिंट करना है वो किस फॉर्मेट चाहिए। मैं फॉर्मेट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले उसमें डलता है एरे, दूसरे में डलता है रो, तीसरे में डलता है कॉलम। कितने एरे का चाहिए था आपको, दो एरे हैं इसके अंदर, दो 2D एरेज है, उसके बाद इसके अंदर 3 रोज है और 4 कॉलम्स है।
ठीक है, इसने ऐसे करके जनरेट कर दिया आपको। यहाँ पे आप रेंज स्पेसिफाई करोगे, अगर मैं यहाँ 10 करता हूँ स्पेसिफाई, तो अब ये थोड़ा एरे चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो गई ना। और अगर मैं यहाँ ऐसे डाल दूँ कि 0 से 5 तक ही हो बस वो वैल्यूज, तो 0 से 5 तक ही होंगी सब में वैल्यूज, 2 3 4 5 से ज़्यादा किसी के अंदर नहीं होगी। तो ये रैंडम नंबर ऐसे काम करता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी जॉइनिंग एरेज। जॉइन करने के एरे को दो तरीके हैं। पहला है कॉन्कैटिनेशन, दूसरा है स्टैकिंग। दोनों में फ़र्क क्या है पहले वो देख लेते हैं। कॉन्कैटिनेशन के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन है कॉन्कैटिनेट ही है। फंक्शन का नाम ही कॉन्कैटिनेट है। स्टैकिंग के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है नाम, उसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है, अब मेन डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, ये जो एरे को कंबाइन करता है वो किसी एग्जिस्टिंग एक्सेस पे करता है, जो एक्सेस पहले से ही हो। अब ये एक्सेस क्या होती है, हमारे पास मेनली दो एक्सेस होती हैं। ठीक है, एक होती है एक्सेस 0, एक्सेस 1। एक्सेस 0 मतलब रो, एक्सेस 1 यानी कॉलम। ठीक है, स्टैकिंग में क्या करता है, वो कंबाइन करता है, सॉरी, वो कंबाइन करता है एरेज को। दोनों का काम क्या है, एरेज को कंबाइन करना, बट तरीके अलग अलग हैं जो कंबाइन करने के। ये करता है न्यू एक्सेस पे, ये एक न्यू एक्सेस क्रिएट करता है और उसके अलोंग कंबाइन करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम्म, ये नंबर ऑफ डायमेंशन चेंज नहीं करता है एरे की। नो चेंज। बट ऑन द अदर हैंड ये चेंज करता है नंबर ऑफ डायमेंशन। मतलब ये कैसे काम करेगा, अगर कोई आप दो 2D एरेज को ज्वाइन कर रहे हो, तो जो इसका कॉन्कैटिनेशन करके बनेगा रिजल्ट, वो भी एक 2D एरे ही होगा। बट स्टैकिंग में अगर आप कोई 2D एरेज ज्वाइन कर रहे हो, दो स्टैक कर रहे हो उन्हें, तो जो रिजल्टिंग एरे होगा हमारा, वो एक 3D एरे होगा। ये डायमेंशन को इंक्रीज करता है +1। अगर 2D एरे है तो 3D एरे बनाएगा, 1D एरेज को जोड़ोगे तो 2D एरेज बना देगा। स्टैकिंग का ये मेन डिफरेंस है। पहले हम कॉन्कैटिनेशन देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन काम कैसे करता है, और ये एक्सेस वाला सीन क्या चीज़ है। जब एक्सेस 0 होती है तो मतलब आप रो वाइज ज्वाइन कर रहे हो दो एरेज को, एक्सेस 1 होती है तो आप कॉलम वाइज ज्वाइन कर रहे हो। पहले कॉन्कैटिनेशन देखते हैं। सपोज मैं एक एरे बना रहा हूँ, np डॉट एरे, 2D एरेज क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, छोटे एरे बना दे ताकि आपको समझने में इजी हो। सिर्फ दो दो एलिमेंट के एरे बनाएंगे। इसी को मैं कॉपी करके एक बी एरे बनाता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये हमारे बन गए 2D एरेज। चेक कर सकते हैं हम। दोनों की डायमेंशन क्या है, ए की डायमेंशन भी 2 है, बी की डायमेंशन भी 2 है। अब हम इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो ARR1 के अंदर पहले कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, np डॉट कॉनकैटिनेट। ठीक है, इसमें आप एक राउंड ब्रैकेट के अंदर पास करोगे किन दो एरेज को आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो ए कॉमा बी, जो बाहर वाला राउंड ब्रैकेट है कॉन्कैटिनेट का है, और इस वाले में आप एरेज को पास करोगे किन एरेज को ज्वाइन करना है। फिर
कॉमा, कॉमा के बाद आप एक्सेस स्पेसिफाई करोगे, तो एक्सेस इक्वल टू 0 यानी रो वाइज, तो ये रो वाइज जोड़ेगा। रो वाइज कैसे इन द सेंस, अभी हम देख लेते हैं कैसे है। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ ARR1 को, पहले हम इनको देख लेते हैं, ARR2 को, सॉरी ए को देख लेते हैं, और सेम हम बी को भी देख लेते हैं, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कैसे हो रहा है ये। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये इसने कॉन्केटिनेट किया है, ठीक है। तो इसने रो वाइज कॉन्केटिनेशन किया है इनका, रो वाइज इन द सेंस, सपोज मेरे पे ए है, हमने क्या क्या एलिमेंट्स लिए हैं, और 3,4, ये हमारा ए था, बी हमारा है 5,6 एंड 7,8, ये आपके दोनों मैट्रिक्स हो गए। अब हमने इनको कॉन्कैटिनेट किया है कौन से एक्सेस पे, एक्सेस इक्वल टू 0 यानी रो वाइज, रो वाइज किया है हमने। तो जो हमारी रिजल्टिंग एरे होगा वो क्या होगा कि वो इन एरेज को सबको रो वाइज में जोड़ देगा, मतलब वो एक सिंगल एरे बनाएगा 2D एरे ही। और कैसे बनाएगा, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, ठीक है। तो इसने मतलब यहाँ से दो रोज उठाई, यहाँ से दो रो उठाई, और रो के नीचे रो को लगा दिया, ये काम किया इसने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो अलग रोज थी, यहाँ पे दो अलग रोज थी, उसने रो के नीचे रो को लगा दिया। अब अगली चीज, अगर मैं एक्सेस 1 कर दूं इसे, तो अब मैं एक्सेस 1 कर दूं, एक्सेस 1 क्या होती है हमारी, कॉलम वाइज। अब क्या किया इसने, अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब हमारे एक्सेस 0 नहीं है, अब हमारा एक्सेस 1 है, रो नहीं है, अब हमारा कॉलम है। अब जो रिजल्टिंग एरे बनेगा वो क्या करेगा, ये इसने कॉलम्स को उठाया, ठीक है। पहले बनाएगा क्या है ये देख लेते हैं, इसने बनाया 1,2,5,6, 5,6 और 3,4, 7,8। इसने इस बार क्या किया, रो वाले में तो क्या हो रहा था, रो के नीचे रो को प्रिंट कर दे रहा था, कॉलम में क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स को लिया उसने और साइड बाय साइड प्रिंट कर दिया। रो में क्या कर रहा है, वो वर्टिकली प्रिंट कर रहा है, कॉलम में क्या कर रहा है, वो साइड बाय साइड प्रिंट कर रहा है। यही फर्क है कि उसने इसको लिया ए को, और ए के साइड में बी को प्रिंट कर दिया और ज्वाइन कर दिया। और रो में क्या हो रहा था, ए को लिया और ए के नीचे बी को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा रो वाइज कॉप है, और ये वाला कॉलम वाइज है, कि जब साइड बाय साइड प्रिंट कर दे तो कॉलम वाइज, वर्टिकली प्रिंट कर दे तो रो वाइज। ऐसे काम कर रहा है आपका कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा आपको यहाँ पे, किसने इन एरेज को लिया 1,2 को, उसके साइड में प्रिंट कर दिया बी के एरे को, 5,6 को, 1,2 और 5,6 लगा दिया उसके साइड बाय साइड। 3,4 था हमारे पास, उसके साइड बाय साइड उसने 7/8 लगा दिया। बट रो में क्या हो रहा था,
उसने 1,2 लिया, 3,4 लिया और उनके नीचे प्रिंट कर दिया 5, 6 और 7, 8 को। ठीक है, रो को आप बोल सकते हो वर्टिकली लगाता है ये, और कॉलम को बोल सकते हो आप साइड बाय साइड, साइड बाय साइड जोड़ देता है किसी भी दो एरेज को। अब है स्टैकिंग। स्टैकिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉइनिंग प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस बढ़ा देता है हमारी, जैसे अभी हमने पढ़ा। फर्क क्या है? ये कि एक्सेस बढ़ा देता है। इसमें भी एक्सेस डलती है वही 0 और 1। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? सपोज ये हमारे पास दो एरे हैं, वापस हम ए और बी एरे ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्टैकिंग है। ओके, ए एरे हमारा ये हो गया, बी एरे हमारा, सॉरी स्टैकिंग इसके अंडर आना था, बट ठीक है इसी में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे ए और बी एरेज हैं। पुराने वाले एरेज को ही यूज़ कर रहे हैं हम, और हमें इनके डायमेंशन पता है ऑलरेडी। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं इसमें, कि जो हमारा ये रिजल्टेंट एरे आया है ARR1, इसकी डायमेंशन में कोई चेंज हुआ है जब हमने कॉन्कैटिनेशन का यूज़ किया है? नहीं हुआ, 2 ही है। और ए और बी का भी हमने ऊपर पढ़ा था, 2 ही थे दोनों के। और जो रिजल्टिंग एरे आया उसका भी 2 ही है। ठीक है, एक बार इनके भी एरे प्रिंट कर लेते हैं, वही आएगा वैसे, एंडिम। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे है। अब स्टैकिंग में क्या होगा, जब हम रिजल्टिंग एरे बनेगा ना तो वो 3D एरे बनेगा। तो ये नोटिस करना भी एक चीज़। हम करेंगे इसके लिए, उसमें कॉन्कैटिनेट था, इसमें स्टैक है। वापस वही चीज़ पास करनी है, किन एरेज को ज्वाइन करना है, ए कॉमा बी और एक्सेस। एक्सेस पहले 0 पे पास करके देखते हैं, प्रिंट करते हैं। और इसका मैं अगर ए एंड एंडिम देखूं, देखा, एक उसने डायमेंशन बढ़ा दी, तो मतलब ये 2D एरे था, उसने उसे 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम कैसे कर रहा है? इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार हम क्या देख रहे हैं? स्टैकिंग को। अब हम देख रहे हैं स्टैकिंग। पहले एक्सेस 0 पे ही देखेंगे। एक्सेस 0 क्या है? रो वाइज। ये हमें पता है, एंड डायमेंशन कितनी थी इस वाले एरे की? 2। सेम गोज फॉर दिस, एंडिम इसकी भी क्या है? 2। तो जो अगला एरे बनने वाला है वो 3 उसका बनने वाला है। तो ये तो फॉर श्योर है। तो इसने करा क्या है यहाँ पे? इन एरेस को ज्वाइन तो किया है, सेम ज्वाइन वैसे ही किया है इसने कॉन्कैटिनेट करके वाला ही, एक के नीचे एक। रो में क्या होता है, एक के नीचे एक होते हैं। तो इसने क्या किया है? पहले देख लेते हैं, ऐसे ऐसे किया है इसने कुछ, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8। बट इसने क्या किया, इसे 3D एरे में बना दिया। यानी इसने यहाँ पे एक 2D एरे बना दिया, यहाँ पे इसको, इसको भी एक 2D एरे बना दिया, इसको। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक 3D एरे। इसने ऐसा कुछ काम किया। तो इसका जो एंडिंग होगा वो होगा 3। इसने एक एक्स्ट्रा एक्सेस बना दी, मतलब ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिए, और एक एक्स्ट्रा एक्सेस बना दी इसने खुद के उससे। स्टैकिंग का काम यही है।
यहाँ पे आप देख रहे होगे इसने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के एक्स्ट्रा एक्सेस बना दी, जोड़ा उन्हें वर्टिकल में ही है, एक्सेस इक्वल टू 0 है ना, तो वर्टिकली जोड़ा है उसने, लाइन बाय लाइन 1,2 3,4 5,6 7,8, एक के नीचे एक जोड़ा है जैसे कॉन्कैटिनेट में जोड़ा था, बट डायमेंशंस चेंज कर दिए। अब इसका अगर मैं शेप चेक करूं, 2,2,2, ठीक है, तो ये ऐसे शेप ऐसे चेंज करता है, जैसे ये वाला मेरा ए एरे है 2,2 में, इसकी शेप 2,2 है, बी की 2,2 है, तो जो ये रिजल्टिंग एरे बनेगा, रो और कॉलम तो इसमें भी सेम रहेंगे 2,2, बट ये इन्हीं को यहाँ पे भी डाल देगा, तो ये 2,2,2 बनेंगे। स्टैकिंग यूज करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि ये जो दोनों एरेज हैं आपके पास, इन दोनों की शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है स्टैकिंग में। एक बार स्टैकिंग को देख लेते हैं पूरी तरह से काम कैसे करती है स्टैकिंग। ठीक है, तो एक बार ऐसे देख लेते हैं कि सपोज मेरे पे एक ए एरे है जो किस शेप का है, 2,2 का। मेरे पे एक बी एरे है जो किस शेप का है, 2,2 का। पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई हमारी, क्योंकि स्टैकिंग के लिए क्या होने चाहिए, दोनों सेम शेप के होने चाहिए। अगर ये सेम शेप नहीं है तो आप स्टैकिंग नहीं कर सकते इनकी, ठीक है। अब सपोज मैं इसे एक्सेस 0 के उसमें जोड़ रहा हूँ, एक्सेस 0 यानी रो वाइज, ठीक है। तो रो वाइज में क्या करेगा ये, 2,2 पे थी, तो ये अगली शेप जो आपकी बनने वाली है ना 3D एरे की, ये याद रखना कि ये बनने वाली है 2,2,2। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन जोड़ देता है, ये आपकी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो स्टैकिंग जोड़ता है। ये तो सेम है, यहाँ से उसने ली है ऊपर वालों से, बट जो ये वाली है ये एक्स्ट्रा जोड़ता है अपनी तरफ से, ठीक है। अब ये कैसे जोड़ने वाला है, ये एक एरे बनाएगा आपका, ए को रखेगा यहाँ पे, रो वाइज करने वाले हो ना आप, और बी को रखेगा यहाँ पे। ए पहले से ही एक 2D एरे है, ठीक है। ए है ऑलरेडी हमारा क्या है, 2D एरे है, तो वो दोनों एरेज को साइड बाय साइड प्रिंट कर देगा। तो मतलब ये एक 2D एरे है, ए एक 2D एरे है, बी एक 2D एरे है, और उनको वो एक 3D एरे में डाल देगा सेपरेट करके वर्टिकली, डालेगा वर्टिकली क्योंकि हमने क्या करा है, इसे रो वाइज किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये स्टैकिंग, पता होना चाहिए। अब स्टैकिंग के कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं, वो क्या है, अगर सपोज आपको एक्सेस इक्वल टू 0 पे स्टैक करना है, एक तरीका तो ये आप ये लिख दो एक्सेस इक्वल टू 0, बट अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप लिखो ARR.H स्टैक और इसके अंदर अपने एरे पास कर दो A, B, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है। और आपको अगर एक्सेस इक्वल टू 1 करना है, एक्सेस इक्वल टू 1 के लिए क्या शॉर्टकट तरीका है, V स्टैक, ठीक है। शॉर्टकट तरीके हैं, प्रिफर्ड है कि आप एक्सेस इक्वल टू 1 यूज़ कर लो, वी स्टैक इक्वल टू, काम दोनों का सेम है, बस ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है आपको, आपको एक्सेस का एक स्पेशल पैरामीटर नहीं डालना। अगर आपको पता है कि आपको रो में ही करना है उसे, तो आप सीधा यहाँ पे एच स्टैक डाल दो। एच स्टैक यानी क्या, ये एक्सेस इक्वल टू 0 के बराबर है, और वी स्टैक यानी क्या, एक्सेस इक्वल टू 1 के बराबर है। ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी चीज़ को जल्दी करने के लिए।
एक तरह से अल्टरनेटिव है। एच स्टैक अल्टरनेटिव है एक्स इज इक्वल टू 0 का, वी स्टैक अल्टरनेटिव है आपका एक्स इज इक्वल टू 1 का। अगली चीज़ है हमारा स्प्लिटिंग एरेज। स्प्लिटिंग एरेज क्या होता है? स्प्लिटिंग एरे होता है जॉइनिंग का रिवर्स। जॉइन में आप जोड़ते हो, स्प्लिटिंग में आप तोड़ते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है जो वो है एरे स्प्लिट। अब ये काम कैसे करता है? सपोज मेरे पास एक एरे है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये मेरे पास एरे है, मुझे इसे स्प्लिट करना है। मुझे इस एरे को 3 एरेज में स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा और एक न्यू एरे के अंदर स्टोर करना है। न्यू एरे में स्टोर करूँगा मैं इसे, np डॉट एरे स्प्लिट। मैं एरे का नाम पास करूँगा, पहला पैरामीटर ये होगा, और कितने एरे में स्प्लिट करना है मुझे? मुझे 3 एरे में स्प्लिट करना है। तो ये क्या करके देगा हमें, ये देखना आप। इसने 3 एरे में स्प्लिट कर दिया उसे। तो पहला एरे है 1, 2, यहाँ से 3, 4, यहाँ से 5, 6, यहाँ से। मैं एरे को 2 में स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो इसने 3, 3 के 2 बना दिए। ठीक है, ऐसे काम करता है। और अगर आपको एक्सेस करना है अपने एरे को, तो न्यू एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे आपका पहला स्प्लिटेड एरे होगा, सेकंड इंडेक्स पे आपका सेकंड स्प्लिटेड एरे होगा, फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे आपका, सॉरी, जीरो इंडेक्स पे आपका होगा ये वाला एरे, ये 1, 1, 2, 3। वन इंडेक्स पे होगा आपका 4, 5, 6। तो आप उनको ऐसे एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाते हैं ये। एरे स्प्लिट किसके अंदर स्टोर करता है? लिस्ट के अंदर। इन ब्रैकेट से पता चल रहा होगा, ये लिस्ट के अंदर स्टोर करता है उन्हें। ठीक है, वैसे ही सेम आप 2D एरेज के साथ कर सकते हो, 3D एरेज के साथ कर सकते हो। एक बार 2D एरे के साथ करके देख लेते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ठीक है, ये आपका एरे हो गया। ऐसा कुछ दिख रहा है? ये आपका एक 2D एरे है। अभी हमने 1D एरे के साथ काम किया ना ऊपर, अब 2D एरे। फॉर्मेट वही रहेगा, आपको एक किसी में स्टोर करना है, स्टोर कर लो। np डॉट एरे स्प्लिट, एरे का नाम पास करो, और कितने एरे के अंदर आपको स्प्लिट करना है। सपोज मुझे 3 के अंदर स्प्लिट करना है, ये हमारे पास ठीक है, तो ये हमें स्प्लिट करके दे देगा। अब इसने कैसे काम किया? हमने 3 एरेज चाहिए थे हमें, तो इसने 3 2D एरेज बना दिए इसके। ये हम पे एक एक 2D एरे था ये पूरा, तो इसने इसके क्या बना दिए, 3 2D एरेज बना दिए। पहला 2D एरे इसने बना दिया ये 1, 2, 3, 4 का, दूसरा बना दिया 5, 6, 7, 8 का, अगला बना दिया 9, 10, 11, 12 का। ठीक है, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा ये np डॉट एरे स्प्लिट, जिस डायमेंशन का है उसी डायमेंशन का एरे देगा। अगर आपने एक 2D एरे पास किया तो वो एक 2D एरे को 3 2D एरेज में ब्रेक कर देगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स। फिर अगर आपको इसे एक्सेस करना है, पहले आपको पहला 2D एरे एक्सेस करना है जो स्प्लिट करके दिया है इसने, 0 से एक्सेस कर सकते हो आप उसे, क्योंकि इसने क्या किया, लिस्ट में स्टोर कर दिया इन एरेज को। अब लिस्ट का एक्सेसिंग तो पता ही है, हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द numpy कोर्स। थैंक यू।